गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं विशाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे बायोलॉजी, जो कि जनरल नॉलेज में कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। और सेल से क्वेश्चन ये क्या करता है, बहुत ज्यादा एग्जामिनर उठाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो चैप्टर है इसे क्वेश्चन आसानी से बन भी जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कोशिका को ही देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो वीडियो 10 से मतलब कि ये क्लास 15 से 20 मिनट तक चलेगी। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक क्या होती है तो भाई साहब, कोशिका। देखो, वैसे तो कोशिका दो प्रकार की होती है। पहले कोशिका को समझते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, तो दो। एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। आपने बहुत अच्छे से इतना सुना होगा। एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। देखो, कोशिकाएं हमें डायरेक्टली अपनी आंख से दिखाई देती, ये इतनी छोटी होती है कि इन्हें माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है, तो देखा जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो होती है ये, और ये दूसरी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यही होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक है ये विषाणु में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो जीवाणु नहीं होते बीमारी वाले, इन सब में क्या होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक। जैसे हम लोग वायरस देखा, क्या देखा हमने, तो वायरस। ठीक है, क्या देखा, तो वायरस, बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में तो सजीव, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी सारे हैं, किसके बने हैं, तो यूकैरियोटिक के। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की होती है। कैसे, तो एक तो होती है प्लांट सेल, प्लांट सेल। ठीक है ना, एंड दूसरी क्या होती है, तो एनिमल सेल, एनिमल सेल। यानी कि एक क्या होता है, पादप कोशिका, और एक होती है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। इतना क्लियर है। ये होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। ठीक है, इन दोनों में छोटा छोटा जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। इसमें क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली। और इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है, दोनों पाई जाती है। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा नहीं, क्वेश्चन किस प्रकार से कहेगा, कहेगा कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो वो जो बनी होती है वो होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड, लिपिड की बनी होती है। और किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन। लिपिड इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट, ये जो वसा नहीं होता है इसकी बनी होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए अब प्लांट सेल, पहले हम समझते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें पेड़ पौधों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधों को। किसको पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधों को। और इसमें किसके पढ़ते हैं, तो जंतुओं को। किसको पढ़ते हैं, तो जंतुओं को। अब जंतु कौन है, तो जो जो एनिमल, इसके देखिए पहचान कैसे करनी होगी। देखो, जो जंतु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन जो पादप है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये आप अपनी क्लास में कहीं ना कहीं सुने होंगे। यानी कि जो एनिमल है ये कौन सी गति करते हैं, तो स्थानांतरण, स्थानांतरण। कौन सी गति करते हैं, तो स्थानांतरण, ये इनकी गति है। लेकिन जो प्लांट है ये कौन सी गति करते हैं, तो स्थानबद्ध, स्थानबद्ध।
क्या करते हैं तो स्थान से अपने बद करके गति करते हैं, लेकिन ये नंतर करते हैं, मतलब इधर से उधर आते जाते रहते हैं। बात समझ में आई? इतना को इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे लेते इसको उतारिए, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमने कोशिका को बेसिक बेसिक डिफरेंस समझ लिया। अब देखते हैं कोशिका के अंदर भी कुछ क्या होता है, कुछ चीजें पाई जाती हैं। ये हम एक ले लेते हैं कोशिका। ये कौन सी कोशिका है तो जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका भाई तो जंतु कोशिका। इसको इसके बीचों बीच में आपको पता ही होगा क्या पाया जाएगा तो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको क्या कहते हैं तो न्यूक्लियोप्लास्ट, यानी कि केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं तो केंद्रिका द्रव। और इसके साइड साइड में जो पानी भरा होता है, ठीक है, इसके साइड साइड में जो पानी भरा होता है, इसके अंदर जो पूरा पानी भरा होता है उसे क्या कहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। क्या होता है तो कोशिका द्रव होता है। और इसी में कहीं ना कहीं पाया जाता होगा हमारा गाल्जी बॉडी, ठीक है, और इसी में कहीं ना कहीं तो हमारा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में कहीं ना कहीं तो हमारा पाया जाता है वैक्यूल्स, ठीक है, इसी में कहीं कहीं क्या पाया जाता तो वैक्यूल्स पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, तमाम प्रकार की क्या होती है चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है, दो ही कार्य पूछ सकता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आएगा या तो फिर गाल्जी बॉडी से। कहां से आएगा, या तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आएगा या तो फिर गाल्जी बॉडी से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहेगा कि शरीर में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, ऊर्जा का निर्माण कौन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको ऊर्जा का घर भी कहा जाता है ना। कोशिका में ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहा जाता है तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लेते हैं ये रही हमारी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी क्या होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाहर बाहर में तो पूरा लिक्विड है, बाहर बाहर में यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे चित्र बनाए तो बाहर बाहर क्या होगी लिक्विड, लेकिन इसके पास आंतरिक अपनी दीवार होगी ना, बाहर पे हो सकता है केंद्रिका द्रव लगा हो, यानी कि जो बाहर में कोशिका द्रव लगा है लेकिन इसकी आंतरिक दीवार है ना। तो क्वेश्चन यही कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। लिख लीजिए क्या कहते हैं तो क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा का निर्माण करेगा तो कुछ ना कुछ तो परिश्रम करेगा ही, कोई ना कोई तो साइकिल चलेगी ना, तो उसमें चक्र चलेगा ना। तो कौन सा चक्र चलता है तो चलता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, कौन सा क्रेब्स चक्र चलता है तो क्रेब्स चक्र, या फिर क्रेब्स चक्र कह लो, या तो फिर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये क्रेब्स उसका नाम ही है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों रहेगा। ठीक है, या तो क्रेब्स चक्र चलेगा या तो फिर क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिंदी में रहेगा तो हिंदी में, अंग्रेजी में रहेगा तो अंग्रेजी में। क्रेब्स लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, तो किस चक्र से वो भोजन बनाता है तो क्रेब्स चक्र से, यानी कि ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है तो क्रेब्स चक्र से। कौन उसकी आंतरिक दीवार क्या होती है तो क्रिस्टी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब ये तो ऊर्जा बना दिया, ये ऊर्जा अगर बना दिया और वही लेकर के जाएगा बॉडी तक पहुंचाने के लिए, तो फिर ऊर्जा कौन बनाएगा। जैसे यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, यही लेकर के अगर यहाँ आगे चला गया तो फिर तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ रहा है ना कोशिका में, फिर उससे ऊर्जा कौन बनाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आगे चला जाएगा, तो दूसरा कोई आएगा ना, मतलब कि जो ऊर्जा है उसको पहुंचाने के लिए, तो क्वेश्चन में दूसरा आएगा। तो ऊर्जा का आदान प्रदान कौन करता है तो गाल्जी बॉडी। जैसे ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना देता है क्रेब्स चक्र के द्वारा, तो फिर उसको शरीर तक के पहुंचाने का कार्य कौन करता है तो गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, चारों तरफ की ऊर्जा को लेकर के जिस जगह पर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है वहीं पर छोड़ता है। जैसे हम यहाँ से 2 ही 3 फीट की जगह पर इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं है, हमारा हाथ सिर्फ ये वाला जाता है इधर लिखने को, लिख ले। इसमें एक हाथ में ये मार्कर का ढक्कन रहता है, बस इससे कभी क्या करते हैं ऐसे बंद कर देते हैं। तो हमारे इस हाथ को ज्यादा कार्य है नहीं, इस हाथ को ज्यादा कार्य है नहीं, हमारा ये जो मतलब दिमाग इधर तो बहुत ज्यादा मेहनत तो करें, हाथ से हम फावड़ा चला नहीं रहे, दौड़ से पैर से रनिंग तो कर नहीं रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें किस अंग को होता है, हमारी जबान को, क्योंकि हमारी जबान मतलब उस तरह से नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना जब टीचिंग करेंगे तो हमारी जबान को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना ही रहा है, तो गाल्जी बॉडी क्या करेगा, बाकी शरीर जगह मतलब बाकी जगहों से ऊर्जा लेकर के लाएगा, तो पूरी जबान को क्या करेगा ऊर्जा दे देगा। ऊर्जा मुंह से अंदर गई और मुंह से क्या हो रही है बाहर आ रही है। इसलिए मतलब कि आपके आसपास में जो लोग भी टीचिंग करते होंगे, अगर आप भी देख रहे हैं तो कुछ कुछ पढ़ाते होंगे, तो आपको पता होगा टीचिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। स्कूल से पढ़ा करके आने के बाद आदमी तुरंत सो जाता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा अंदर ले गए थे सारी ऊर्जा मुंह से क्या होती है बाहर निकल जाती है। और किसी को बताओगे तो आप थक गए, कहीं पढ़ावई तो गए रहे, अखड़ा थोड़ रहे हैं,
सुना होगा आपने, ठीक है, ऐसी बातें होती है, समझ में आया। तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता कौन है, तो गाल्जी बॉडी। हो सकता है खोजकर्ता का नाम भी पूछते, ठीक है ना। तो गाल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो अल्टमैन ने। किसने किया था, तो अल्टमैन ने। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि ये जो केंद्रक है इसी से बाहर निकला है क्रोमोसोम। इसी से क्या निकला है बाहर, तो क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हमारा यानी कि गुणसूत्र ये एस आकार का होता है, मतलब कि एक्स आकार का होता है। कैसा होता है, तो एक्स के आकार का होता है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है ना क्रोमोसोम की, वो होती है 43 जोड़ी। 43 जोड़ी यानी कि 46, ठीक है। 43 जोड़ी यानी कि 46। देखो जो मेल में होता है, मेल मेल में होता है वो होता है एक्स और वाई। जो फीमेल में होता है, फीमेल होता है वो होता है एक्स और एक्स। बात समझ में आई, वो होता है एक्स और एक्स। ये गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी में। देखो चिपके हुए हैं ना, ठीक है, कैसे, तो चिपके हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस से कौन निकला, तो ये क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम को जब और ज्यादा खींचा गया तो इसके अंदर से निकला डीएनए। इसके अंदर से क्या निकला भाई, तो डीएनए, ठीक है। और डीएनए को जब और ज्यादा जूम करके देखा गया तो इसके अंदर से ऐसे संरचना बन गई जिसे जीन का नाम दिया गया। आप आगे करके पढ़े होंगे, तो ऐसे करके क्या होता है, जीन की आकृति ऐसे ही रहती है, ठीक है ना। ये क्या है, तो जीन, और ये क्या है, तो डीएनए, और ये ऊपर वाला क्या है, तो क्रोमोसोम। देखो तो इतना सारा पढ़ लिया ना, तो लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, निम्न में से जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है। यदि क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम मार दीजिएगा, यदि डीएनए है तो डीएनए मार दीजिएगा, यदि जीन है तो जीन मार दीजिएगा। यदि ये तीनों है, यदि ये तीनों है तो आपको मारना पड़ेगा जीन। क्या मारना पड़ेगा, तो जीन। हालांकि क्रोमोसोम और डीएनए ये दोनों ट्रांसफर होकर जाते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर के जाते हैं। लेकिन जो जीन है, जी फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसलिए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, तो जीन के पास, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो हाँ, फिर उसके बाद ये भी कह सकता है कि जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका। देखो क्या कह सकता है, तो कोशिका। अब ये कोशिका क्यों है, देखो इकाई, इकाई का नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन कभी नहीं समझ आया कि इकाई आखिर में है क्या, ठीक है। इकाई आखिर में है क्या, क्या सबसे छोटा वाला कण होता है इकाई, मतलब कि किसी चीज को जब बहुत ज्यादा छोटा तोड़ देंगे कि इससे ज्यादा भी नहीं टूट सकता, क्या वही हो सकता है इकाई, तो नहीं। देखो इकाई उसे कहते हैं जो अपना काम पूर्णता कर सके, जो अपना कार्य क्या कर सके, अपने आप से कर सके, उसी को क्या कहेंगे, इकाई। जैसे हमारी जो कोशिका है ये छोटा कण नहीं है, ये क्या है, एक इकाई है। क्योंकि देखो इसी में ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, इसी में से ऊर्जा इधर उधर पहुंचा देती है, इसी में वैक्यूल्स है, इसी में न्यूक्लियस है, इसी में डीएनए है, इसी में ये क्या है, क्रोमोसोम है, सब कुछ चीज इसी में है। तो ये क्या है, एक छोटी इकाई है, छोटा कण नहीं है। जैसे आपने सुना होगा पदार्थ का, है ना, एक नाम सुना होगा पदार्थ कोई है, उसमें उसके क्या होता है, मतलब कि उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये तीनों उपस्थित रहते हैं ना। तो ये जो परमाणु सॉरी क्या सुना होगा, तो परमाणु, एक परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये तीनों रहते हैं। तो परमाणु छोटा कण नहीं है, ठीक है। आपको कण तो बहुत जगह किताबों में भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा परमाणु छोटा कण नहीं है। परमाणु क्या है, एक इकाई है। परमाणु क्या है भाई, तो एक इकाई है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग कर देंगे तब ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये भी कण हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कण हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, तो कण हो जाएगा, ठीक है। इकाई उसे कहते हैं जो अपनी मतलब अपने कार्य को पूरी मतलब कि खुद ही कर सके, अपना कार्य स्वयं से कर सके। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब यहीं तक रहने देते हैं ना, अब मिलेंगे, मतलब कि क्योंकि हमारा फोन से वीडियो बनने तो अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो आधा घंटा एक घंटा लग जाता है, फिर भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।